यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स की यूनिट 9 है जिसमें हम ऑलरेडी 5 एक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट रिवीजन के साथ। आज एक नया एक्ट मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ना सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से आते हैं बल्कि अकाउंटिंग वाली जो यूनिट है उसमें से भी इस एक्ट से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट सेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। कंपनी एक्ट 2013 बेसिक समझते हैं। सबसे पहले आया कब था कंपनी एक्ट? कंपनी एक्ट आपका आया तो 2013 के अंदर 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 को ये आया था। इसके अंदर टोटल आपके 7 शेड्यूल हैं। 7 शेड्यूल हैं। 7 के 7 शेड्यूल मैम का याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं। एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक आप लोगों के लिए दे देती हूँ। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, मैंने खुद मेरे नोट्स में लिखी हुई थी। पता नहीं किसकी है, मेरे को याद भी नहीं है। सो जिसके भी है मैं उनको कंट्रीब्यूशन जरूर दूंगी। माय डियर फ्रेंड is most sincere citizen। इससे आपको सारे के सारे आपके शेड्यूल याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, माई से हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आपकी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डी से आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है कि कंपनी कब कब कौन कौन से डेप्रिसिएशन के मेथड यूज कर सकती है। फ्रेंड से है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने ये पढ़ा भी है, क्लास 11-12 में भी आता है। शेड्यूल 3 के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई गई है। शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो बताया है। पार्ट सेकंड के अंदर आपको P&L अकाउंट को प्रिपेयर करने का प्रोसीजर बताया है। इससे है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में आपको बताया है। मोस्ट से आएगा आपका मैनेजरियल रिम्यूनरेशन कि कितना आप रिम्यूनरेशन दे सकते हो। देखो होता क्या है, होता ये है जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खर्चे बहुत ज्यादा दिखा देते हो तो उससे ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो कम दिखता है। और खर्चे दिखाने का मतलब आप अपने ही फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय या किसी भी सीनियर पोजीशन पे दिखा देते हो और उनकी सैलरी आप काफी ज्यादा हाई दिखा देते हो। वो सैलरी हाई दिखाने की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम बना। तो उसके लिए कितना मैनेजरियल रिम्यूनरेशन आप किस केस में दे सकते हो वो आपको स्पेसिफिक करके बताया है। ये पॉइंट आगे आप इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हो। देखो ये हमारी 9th यूनिट है, उसके बाद 10th यूनिट हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। सिंसियर से आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, ये सबसे न्यू है, इसको भी ध्यान रख लेना। दिस इज द न्यू वन शेड्यूल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में यहाँ आपको बताया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, सिटीजन से आपको CSR एक्टिविटी कंपनी को करनी है। CSR एक्टिविटी कितनी परसेंट होती है मैडम? 2%। किस केस के अंदर? टर्नओवर और प्रॉफिट, ये दो ही केस है या कोई तीसरा भी है? तीसरा भी है जी बिल्कुल, जो कि है नेटवर्थ। इसको नेक्स्ट पेज पे बताऊं। CSR, CSR प्रोविजन, आप CSR आपको 2% देना पड़ेगा अगर इन तीनों में से आपकी एक लिमिट भी फुलफिल होगी। लिमिट क्या क्या है? नेटवर्थ अगर आपकी 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर, टर्नओवर आपका 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहां लिया जाता है, नेट प्रॉफिट आपका
5 करोड़ या उससे ज्यादा है, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल होगी तो आपको 2% एज ए CSR अपने प्रॉफिट का देना पड़ेगा। पिछले 3 साल के, ये 2% किस चीज का लेते हैं, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट का। क्लियर है यहाँ तक? शेड्यूल सारे समझ में आए, याद भी हो गए। माई डियर फ्रेंड इज मोस्ट सिंसियर सिटीजन, माई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेकंड में है आपका डेप्रिसिएशन, थर्ड शेड्यूल में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया है, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के बारे में आपको बताया है, सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी के बारे में बताया है, एंड द लास्ट इज आपको CSR एक्टिविटी के बारे में बताया है। क्या साथ साथ चीजें याद होती जा रही हैं? कंपनी एक्ट को एडमिनिस्टर्ड कौन करता है? एडमिनिस्टर्ड बाय कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को भी याद रख लेना, कभी डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट वाइज में ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन है आपके 470 सेक्शन है, 7 आपके शेड्यूल है। उसके अलावा क्या क्या जानना जरूरी है? अमेंडमेंट, हाँ अमेंडमेंट आपकी लास्ट जो मेजर एक अमेंडमेंट हुई थी वो 2020 के अंदर हुई थी, 2020 के अंदर एक मेजर अमेंडमेंट हुई थी। अभी तक मेजर अमेंडमेंट आपकी 2015 में हुई है, 2017 में हुई है, 2020 में हुई है। क्लियर है? एनेक्ट भी लिख लो, 29 अगस्त 2013 को ये एनेक्ट हुआ था, एनेक्टेड। सबसे मेजर पॉइंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं अब। टाइप ऑफ कंपनी, सबसे पहले है बेस ऑन इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे आपकी 3 टाइप की कंपनीज आती हैं। वेट ए सेकेंड, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी किसी चार्टर एक्ट के थ्रू आई है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका रॉयल चार्टर था, उसके अंदर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसको चार्टर्ड कंपनी बोल दिया जाता है। आज के टाइम पे बहुत कम एग्जिस्टेंस में आपको ये मिलती है। स्टैट्यूटरी कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, किसी एक्ट या लॉ के थ्रू या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, जिसमें आपका RBI भी आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC। RBI कौन सी कमेटी के थ्रू आया है, किसी को पता है? RBI का कमीशन कौन सा था? रॉयल कमीशन। RBI का एक्ट है 1934 और RBI आया कब? 1935। नेशनलाइज कब हुआ? 1955। साथ साथ चीजें बहुत सारी याद करते हुए चल रहे हैं हम। नेक्स्ट रजिस्टर्ड कंपनी, जो कि रजिस्टर है आपकी कंपनी एक्ट के अंदर, रजिस्टर्ड है आपकी कंपनी एक्ट के अंदर। इनकॉर्पोरेशन के बेस पे ये 3 कंपनी है। फिर है बेस ऑन मेंबर, बेस ऑन मेंबर, मेंबर के बेस पे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन। 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आपका ओनली एंड ओनली 2013 वाले कंपनी एक्ट के अंदर ही आया था, उससे पहले नहीं होता था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 से 200 मेंबर होते हैं और ये फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर को।
पब्लिक कंपनी के अंदर 7 टू अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, इन्फिनिटिव, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, एंड दे आर इनवाइट पब्लिक टू बाय देयर शेयर। एक कंसेप्ट यहाँ पे समझना, देखो एक है इनकॉर्पोरेशन और दूसरा कंसेप्ट है यहाँ आपका लिस्टेड कंपनी का। लिस्टेड कंपनी, इनकॉर्पोरेशन का तो मतलब है बेटा कि रजिस्टर है आपकी कंपनी एक्ट के अंदर, लेकिन लिस्टेड का मतलब है सेबी ने जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट और बताऊं, क्या पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी सेम होती है? पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी सेम होती हैं? नहीं। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। समझ में आया? वो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी जहां पे 51% और मोर शेयर गवर्नमेंट के पास है। तो दीज आर बहुत डिफरेंट कंसेप्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे आ जाओ, बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे कितनी कंपनीज है, कैसी कंपनी है? ऑनरशिप के बेस पे सबसे पहले तो आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी, ओके। नॉन गवर्नमेंट होगी मतलब पब्लिक, सॉरी, प्राइवेट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब यहां समझना, तीन डिफरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट, इसको समझना जरूरी है। एक सेकेंड, होल्डिंग, सब्सिडरी, अरे भाई, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। देखो होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है किसी अनदर कंपनी को, कंट्रोल करती है अनदर कंपनी को, उसको होल्डिंग कंपनी कह दिया जाता है। अब वो अनदर कंपनी का क्या नाम होगा? वो अनदर कंपनी जिसको होल्डिंग कंट्रोल करे, वो दो तरीके की होती है, या तो वो सब्सिडरी होगी या वो एसोसिएट होगी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी जहां पे ज्यादातर शेयर, मोर देन 50% शेयर जो है वो कंट्रोल करती है होल्डिंग कंपनी। अगर आपकी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर कोई किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो आप बन गए हो उसकी सब्सिडरी और वो बन गई है आपकी होल्डिंग। लेकिन वहीं पे आपके अगर 20 शेयर किसी और के पास है, तो आप बन गए हो उसकी एसोसिएट और वो बन गई है आपकी होल्डिंग। एसोसिएट के अंदर वो कंपनीज आती हैं जिसके शेयर 20 से 50% किसी दूसरे के पास है। सब्सिडरी में 50 से ज्यादा शेयर किसी सेकंड पर्सन के पास है, सॉरी, किसी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी सेकंड कंपनी के पास है। समझ में आया? उसके बाद है लाइबिलिटी के बेस पे, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये हो गई आपकी लाइबिलिटी के बेस पे टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स होती हैं कंपनी की। आपकी लिस्टेड कंपनी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। लिस्टेड कंपनी कौन सी? दैट इज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। फिर है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है
जो इंडिया के इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो बाहर के किसी फॉरेन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो ऑपरेट इंडिया में कर रही है, तो उसको फॉरेन कंपनी कह दिया जाता है। फिर अनलिस्टेड कंपनी भी होती है आपकी, जो लिस्टेड नहीं है। कुछ स्मॉल कंपनी भी होती है। स्मॉल कंपनी का प्रोविजन क्या है, मेरे को कौन बता सकता है, कमेंट में फटाफट बताओ, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी। फिर है आपकी डोरमेंट कंपनी, इसको याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में आया है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है। फिर है प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी मेनली फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर्स के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो कंपनी बनाई गई है, फार्मर या एग्रीकल्चर के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उनको प्रोड्यूसर कंपनी कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 8 कंपनी। ये सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर के लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वो है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 के अंदर ही समझते हैं सेक्शन 8 कंपनी क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझो। सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका नॉन प्रॉफिट है। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ मेंबर्स की, जितने भी मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। इट कैन बी रजिस्टर्ड एज पब्लिक एंड प्राइवेट। ये पब्लिक या प्राइवेट किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड हो सकती है। क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती हैं? यस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट अर्न करती हैं, बट जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसको आपको अप्लाई करना है, या आप कह सकते हो आपको उसको लगाना है ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो आपको नॉन प्रॉफिट है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, मतलब आपको सोशल वेलफेयर के अंदर ही उस प्रॉफिट को लगाना है। क्या ऐसी कंपनी डिविडेंड देती है? डिविडेंड देंगी? डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट ये नहीं करती हैं। इन कंपनीज के लिए हमेशा एंड हमेशा लाइसेंस आपको लाइसेंस जरूरी होगा फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट। कोई स्टेट गवर्नमेंट इनका लाइसेंस नहीं दे सकती। तो क्या मैडम इसमें फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होगी जैसे बाकी कंपनी के अंदर होती है? यस, ऑफ कोर्स दे हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर हो गया सारा का सारा नॉन प्रॉफिट कंपनीज के बारे में या सेक्शन 8 कंपनी के बारे में? अब दो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपकी कंपनी एक्ट की, दैट इज सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 4 के अंदर आपको बताया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपकी चार्टर है कंपनी का। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का स्कोप बताता है कि आप कितना, कहाँ तक आपकी कंपनी फैली हुई है, क्या क्या आपकी पावर है, आपके ऑब्जेक्टिव है, रिलेशन क्या है आपका ओवरऑल, वो बताता है। क्या क्या इसके अंदर होते हैं समझो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर आती है, ठीक है। ये डिफाइन करता है रिलेशन विद आउटसाइड, इसको स्टार मार्क कर लो। रिलेशनशिप विद आउटसाइड, आउटसाइडर से आपका रिलेशन बताता है। तो इनसाइडर से रिलेशन कौन बनाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आगे सेक्शन 5 में भी हम पढ़ेंगे। आउटसाइडर वर्ल्ड से आपका क्या रिलेशन है वो बताता है। इसके अंदर काफी सारे क्लोज होते हैं, लाइक आपकी कंपनी का नेम क्या होगा, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा,
रजिस्टर्ड ऑफिस। आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी कंपनी का लायबिलिटी कैसी रहेगी? आपकी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्लोज हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। बस यही मेन पॉइंट तो यही होते हैं। प्लस इसमें ये याद रखना, अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई चेंज लेके आना है तो ज्यादातर मैं हमेशा नहीं कह रही, ज्यादातर इसमें आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है 3/4 शेयर, जितने कंपनी के मेंबर है उसके 3/4 की वोटिंग होना जरूरी है। इसको ऑल्टर करना या चेंज करना इतना इजी नहीं है। ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी से रिलेट आपका सेक्शन 5 के अंदर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है आपका शेयर कैपिटल एंड टाइप ऑफ शेयर एंड टाइप ऑफ शेयर, मीटिंग और वोटिंग प्रोसीजर क्या होगा वो सब आएगा। मीटिंग एंड वोटिंग प्रोसीजर आता है। अकाउंट्स एंड ऑडिट की इंफॉर्मेशन सारी आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आती है। अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपकी एक्सटर्नल रिलेशन आता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपका इंटरनल रिलेशन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का और उसके अंदर काम करने वाले डायरेक्टर का क्या रिलेशन होगा, एम्प्लॉयज का क्या रिलेशन होगा, शेयर होल्डर का क्या रिलेशन होगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपका रिलेशन विद आउटसाइड आता है। अगर इसमें मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन आता है, कोई पॉइंट आपको नहीं भी पता है, तो इसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मैं आपको 3 डॉक्ट्रिन इसके बताती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में काफी बार क्वेश्चन आए हैं, इसको लिख लो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। ये 3 पॉइंट आते हैं इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये एज्यूम करके चलता है, ये मान के चलता है कि जो भी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको ये पता होगा कि मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या लिखा है। क्योंकि जो ये आपके एमओए और एओए हैं, दीज आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये भी याद रखना, दीज बोथ आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अगर आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको मेरी कंपनी के बारे में पता है, आप उसकी इंफॉर्मेशन लेके आए हो। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसको टर्कंड रूल भी कहा जाता है। टर्कंड रूल,
ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई आउटसाइडर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो तो ठीक है कि हम पढ़ के आए हैं, लेकिन तुम्हारी कंपनी के इंटरनल क्या चीजें चल रही है उसको मुझे कैसे पता चलेगा? मेनली ये दोनों के दोनों जो डॉक्ट्रिन है वो प्रोटेक्ट करते हैं शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। समझ में आया? दोनों डॉक्ट्रिन शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ने तो ये बोल दिया कि भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट तुझे पढ़ के आने चाहिए थे। लेकिन इसका अपोजिट आया इंडोर मैनेजमेंट, जिसने ये बोला कि आउटसाइडर को इंटरनल प्रोसीजर के बारे में तो कुछ भी नहीं पता ना, प्रॉपरली क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही, उस वजह से अगर शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है, ये तो कंपनी की गलती है फिर, कि वो बेटर तरीके से चीजें नहीं दिखा रही है। इसी के साथ एक है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या मतलब है? लाइक एक तरीके से आपको इंश्योर किया जा रहा है, आपको नुकसान से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन के अंदर ये बोला गया है, वन हु पे लॉस गेट राइट टू रिकवर फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। अगर किसी को लॉस हुआ है और उस लॉस का रीजन कोई सेकंड पर्सन था जिसने कुछ ना कुछ गलत किया, मतलब कोई ना कोई रॉन्ग डूअर था, तो जिसके साथ गलत हुआ है ये उसका राइट है कि वो रिकवर करेगा पैसा उससे जो रॉन्ग डूअर था। भाई तेरी वजह से मेरे ये नुकसान हो तो तू भरपाई करेगा, ये बोला गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन के अंदर। समझ में आया ये भी? आगे देखते हैं अब मीटिंग के बारे में। ये थोड़ा सा टेबल फॉर्म में है, जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं वो साथ साथ हाईलाइट करूंगी, इस पे ध्यान देना। सबसे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग बेटा वो मीटिंग होती है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सबसे पहले होती थी। अगर कंपनी 2013 की बात करते हैं तो अब ये प्रोविजन आपका नहीं है, पहले ये प्रोविजन होता था। स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपल्सरी मीटिंग होती थी, ये भी ध्यान रखना। दिस इज कंपल्सरी मीटिंग, और ये कंपल्सरी थी आपकी पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट के लिए ये कंपल्सरी नहीं थी। उसके बाद है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल कंडक्ट करवाना जरूरी होता है, जिसका मेन पर्पस है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, डायरेक्टर को या ऑडिटर को अपॉइंट करना, शेयर होल्डर से मीटिंग होती है, वो सारा डिस्कशन आपकी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है। इस मीटिंग का फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 9 मंथ, जो मैं हाईलाइट करूँ उस पर ध्यान देना, ये याद रखना है, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो जानी चाहिए। उसके बाद जितनी भी सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट के बाद जितनी भी मीटिंग होगी उन वो मीटिंग 6th मंथ ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो जानी चाहिए। जो 2 AGM है उन 2 AGM के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो AGM है वो आपकी ऑफिस के अंदर ही होगी, जिसमें 21 डेज का नोटिस देना जरूरी है, और 95% मेंबर उसके अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है कंपनी तो इसकी पेनल्टी है 1 लाख से लेकर पर डे का जितना भी डिफॉल्ट होगा पर डे का 5000 रुपीज तक उसके कंपनी और उनके ऑफिसर्स के ऊपर। तो एनुअल जनरल मीटिंग कंपल्सरी मीटिंग है, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100 के अंदर बताई गई है। ये ऐसी मीटिंग है जो कंपनी के कुछ स्पेशल रिजोल्यूशंस के अंदर या कुछ स्पेशल बिजनेस मैटर के अंदर आती है, लाइक किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है, किसी आर्टिकल में कोई चेंज करना है, सो ये उस केस के अंदर होती है। ये कंपल्सरी है नहीं, कंपल्सरी नहीं है। ये बुलाई जाती है बोर्ड और रिक्वेजिशन के थ्रू बाय द मेंबर, इसकी होल्डिंग 10% से ज्यादा होती है। 45 डेज का रिक्वेजिशन पीरियड होता है, और अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो मीटिंग नेक्स्ट विद इन 3 मंथ होना कंपल्सरी होती है। मेन इंपॉर्टेंट तो यही था, बाकी क्लास मीटिंग और मीटिंग ऑफ क्रेडिटर डेटर के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हो। मैं आगे चलती हूँ सीधा। कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी मीटिंग होगी उसके लिए 21 डेज का प्रियोर नोटिस देना जरूरी है। एजेंडा जो भी है वो मीटिंग का डिसाइड होना चाहिए। कॉरम प्रेजेंट होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने लेना भाई।
कॉरम के लिए अगर पब्लिक कंपनी की बात करती हूँ, आपकी पब्लिक कंपनी के मेंबर 7 टू अनलिमिटेड होते हैं, यस। अगर आपकी 1000 मेंबर है तो आपका कॉरम 5 मेंबर का बनेगा। अगर आपके मेंबर 5000 हैं तो कॉरम 15 मेंबर का बनेगा। और अगर आपके मेंबर 5000 से ज्यादा हैं तो कॉरम आपका 30 मेंबर का बनता है। ये ध्यान रखना। क्या क्या मैडम? अगर 1000 मेंबर हैं तो 5 का, 5000 है तो 15 का, 5000 से ज्यादा मेंबर हैं तो 30 मेंबर का कॉरम बनता है। प्लस 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर जो भी हायर है। मतलब इन शॉर्ट क्या बताया गया है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर का होना जरूरी है। प्रॉक्सी वोटिंग मेथड, रिजोल्यूशन वाला पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लो। फॉर्मल डिस्कशन है जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, मतलब 1/4। और स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, मतलब 75% वोट जो है वो उस फेवर में होनी चाहिए, मतलब 3/4। क्लियर है? और तो ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समरी टेबल और देख लो। एजीएम आपके सेक्शन 96 के अंदर बताई गई है। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग आपकी सेक्शन 100 के अंदर बताई गई है। बोर्ड की मीटिंग आपकी 173। क्लास मीटिंग और क्रेडिटर मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हो। एजीएम बुलाता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग आपकी कोई भी मेंबर भी बुला सकता है। बोर्ड की मीटिंग भी डायरेक्टर ही बुलाएगा। वंस इन ईयर एज पर नीडेड 4 पर ईयर बोर्ड की मीटिंग। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें हैं। होप्स ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट तो इसमें नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताए ही हैं। एक टाइप की मीटिंग और होती है जिसको एडजेंट मीटिंग बोला जाता है, इसको समझो। एडजेंट मीटिंग, एडजेंट मीटिंग का मतलब क्या होता है? आपकी मीटिंग किसी भी रीजन के कारण अगर फेल हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप रीजन ले सकते हो कि जितने मेंबर का कॉरम होना चाहिए था वो कंप्लीट मेंबर का कॉरम नहीं था, मीटिंग फेल होगी ड्यू टू लैक ऑफ कॉरम या अनफर्निश्ड बिजनेस, या मेंबर का कंसेंट नहीं मिल पाया कि जो भी डिस्कशन हो रही थी उस डिस्कशन में हमें कोई मेजोरिटी स्टेक नहीं मिल पाया, लाइक हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत थी, 75% मेंबर एक तरफ थे ही नहीं, तो मीटिंग का कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल पाया। तो उस केस के अंदर उस मीटिंग का कंक्लूजन निकालने के लिए फर्दर एक एडजेंट मीटिंग दी जाती है। तो एडजेंट मीटिंग क्या होती है? कंटिन्यू लेटर इफ नॉट फिनिश्ड, न्यू नोटिस की जरूरत होती है। अब एक पॉइंट इसमें ध्यान रख लेना, अगर एडजेंट मीटिंग की जो डेट है और टाइम है वो आपकी मेन मीटिंग के टाइम पीरियड पे ही फिक्स हो गया, जैसे आज आपकी मीटिंग हो रही थी, कॉरम के कारण मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और आज ही आपने एडजेंट मीटिंग का डेट एंड टाइम फिक्स कर दिया, तो आपको किसी न्यू नोटिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेट एंड टाइम फिक्स नहीं हुआ तो आपको एक न्यू नोटिस देना पड़ेगा, फ्रेश नोटिस निकालना पड़ेगा उस केस के अंदर। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब एक कंसेप्ट और है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट। इसको ही लिए मैं एक टेबल ही लेके आती हूँ, मेरे को एक सेकंड रुको। पहले तो इसके मीनिंग के थ्रू ही समझ लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक लीगल प्रूफ है। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हर कंपनी को चाहिए? यस। क्या सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस हर कंपनी को चाहिए? नो। समझो, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस किसको चाहिए? लिस्टेड कंपनी के लिए होता है ये। लिस्टेड कंपनी का मतलब जो सेबी के अंदर रजिस्टर होती है, ऐसी कंपनीज जिनको वो फंड जो है वो पब्लिक से लेना है। अगर पब्लिक से फंड लेना है और उनको वो फंड मिल गया है तो वो फंड मिलने के बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस इशू होता है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आप एक
कंपनी रजिस्टर्ड हो चुके हो, ये आफ्टर रजिस्ट्रेशन मिलता है, इसके थ्रू आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाते हो। ये एक एविडेंस है कि आप एक इनकॉर्पोरेशन हो चुके हो, आपके पास ये प्रूफ है। तो ये इशू किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो एक लीगल प्रूफ है कि आप एक कंपनी बन चुके हो। लेकिन जब सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट की बात करते हैं, तो ये होता है कि अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको आपकी शेयर कैपिटल जितनी जरूरत थी वो मिल चुकी है, तो विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको कमिटमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर जितने भी आपको शेयर कैपिटल चाहिए उसका 95% सब्सक्रिप्शन आपके पास आ जाता है, तो आपको ये मिल जाता है। अदरवाइज आप 95 नहीं, 90% सब्सक्रिप्शन है, 90% है ये सब्सक्रिप्शन। आपने जितने भी फंड की डिमांड की थी उसका 90% सब्सक्रिप्शन जब आपको पास आ जाता है, तो आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट मिल जाता है। समझ में आया? ये कंप्लायंस प्रूफ है, समझो इसको। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये बर्थ है कंपनी का। यहाँ पे आपको सारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज के प्रूफ देने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। लीगल इफेक्ट इसका पड़ता है कि आप सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे बन जाते हो। इसके अंदर आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है, द टाइप ऑफ कंपनी होता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो भी आपके सीए सीएमए हैं, जो भी आपके ऑडिटर्स होंगे उन सबका, एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का, और डायरेक्टर की सारी डिटेल होनी चाहिए। तो ये बेसिक है। वहीं पे जब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट की, तो ये डिक्लेयर किया जाता है आपके डायरेक्टर के थ्रू कि हमें जितने पैसे की जरूरत थी वो शेयर कैपिटल हमें मिल चुका है। ये आपके ओनली एंड ओनली लिस्टेड कंपनी के लिए होता है। लिस्टेड कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है। समझ में आया? ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब एक कंपनी को रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले, एंड इस प्रोसेस के ऊपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने, इसको ध्यान से समझना। ऑब्टेन्ड करना होता है आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड किया आपने। आपने ऑब्टेन्ड किया डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सबसे पहले तो कंपनी के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फिर उसके जितने भी डायरेक्टर हैं उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की आपको जरूरत पड़ती है। फिर जितने भी रजिस्ट्रार है कंपनी के उनको अप्लाई करना है, अप्लाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एंड कंपनी का नेम आपको यहाँ पे देना होता है। कंपनी का नेम देने के बाद आपको अपनी कंपनी के लिए एमओए और एओए को प्रिपेयर करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना है। फिर फाइल लगेगी आपकी इनकॉर्पोरेशन की, इनकॉर्पोरेशन की फाइल लगेगी आपकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू। फिर जितनी भी फीस होगी वो फी पे करनी है और स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ध्यान रखना यहाँ से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको अगर अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाना है तो आपको उसके बाद जरूरत होगी सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट की, अदरवाइज नहीं। अपने खुद फंड से आप शुरू करना चाहते हो, लिस्टेड नहीं करवाना, तो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर, फिर ऑब्टेन करो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर अप्लाई करवाना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को अपनी कंपनी के नाम, फिर आपके एमओए और एओए प्रिपेयर होंगे, फिर फाइल लगेगी, फिर आपकी फीस पे होगी, एंड सो ऑन। समझ में आ गया यहाँ तक पूरा सब कुछ?
ये था आज का हमारा कंपनी एक्ट। मेन पॉइंट मैंने आपको इसके बताए हैं। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ए वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ